हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर एजुकेशन रिफ्लेक्टिव लर्निंग जिन स्टूडेंट्स के पास है, तो उसका यूनिट 1 है ये। उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें मैं सारा चैप्टर आपको पूरा कवर करवाऊँगी ब्रीफ में। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, मतलब कि उसका एक सेपरेट आंसर मैंने बना के उसकी वीडियो मैंने बना दी है। अब मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को लर्न कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसको पूरी समरी बना के मैंने आपको पूरा एक पर्टिकुलर आंसर उसका मैंने बताया है आपको, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब ये है थोड़ा सा शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में आपके साथ डिस्कस करूँगी हर एक टॉपिक को। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उसको कैसे स्टडी करें, कैसे समझें उसको। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाई है हर यूनिट से रिलेटेड। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो फर्स्ट यूनिट में बताना है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब कि सीखना किसे बोलते हैं। आलोचनात्मक चिंतन, विचारात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन के बारे में इसमें बताना है। तो आगे जाने की कि ये सब चीज़ें होती हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक इसके बारे में बुक में दे रखा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम यानी कि सीखना। हर इंसान की लाइफ में एक प्रकार से देखा जाए, अगर हम इसे डेफिनेशन के रूप में देखें, तो एक प्रकार से जो है अधिगम या सीखना ज़िंदगी भर या जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगर हम देखें जैसे कि कोई भी एक बच्चा है, अगर दुनिया में जो भी इंसान आता है तो वो एक बच्चा अपनी ज़िंदगी, अपनी डेवलपमेंट करते 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 वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है। हर चीज़ सीखता रहता है हर एक पर्टिकुलर टाइम आते आते। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान जब तक जीवन है उसका तब तक कुछ ना कुछ इंसान सीखता रहता है। तो अधिगम के बारे में इसमें बता रखा है कि होता क्या है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, एक छोटा सा बच्चा है। छोटे से बच्चे के आगे अगर हम जलता हुआ दीपक रख दें, जलता हुआ दीपक उसे छूने की कोशिश करेगा वो बच्चा, और वो उसका हाथ जल जाएगा तो उसे महसूस होगा कि हाँ मुझे दर्द हुआ है। तो अगली बार अगर उसके सामने फिर से जलता हुआ दीपक रख दिया जाए तो वो उसको छूने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसको छूने से उसे दर्द महसूस होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में ये भी बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहता है जीवन में। यहाँ तक कि हम एजुकेशन लेते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं लाइफ में, तो वो चीज़ ही एक प्रकार से अधिगम कहलाती है। तो इसमें परिभाषाएं दे रखी हैं। परिभाषाएं 3 लोगों ने दी है। पहली है वुडवर्थ, दूसरी है जेपी गिलफ्ट, तीसरी है कार्लविन। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया कैसे है, क्योंकि डेवलपमेंट के प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस होता है एक प्रकार से। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर डेवलपमेंट होता रहता है वो प्रोसीजर में ही होता है, क्योंकि उसका प्रोसेस हो रहा होता है इस चीज़ का कि वो सीख रहा है नई नई चीज़ों को। तो उनका मानना ये है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। और दूसरा है जेपी गिलफ्ट के अनुसार। जेपी गिलफ्ट के अनुसार ये कहा गया है कि व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इट मीन्स कि जो हमारा बिहेवियर है उसी के रीज़न से ही जो हमारा चेंज है, बिहेवियर, जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन आना ही एक प्रकार से देखा जाए सीखना कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं लाइफ टाइम। जैसे जैसे हमारी लाइफ एज बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ में नई नई चीज़ें इन्वॉल्व होने लगती है, तो वैसे ही धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी आने लगते हैं। तो उनका मानना ये है। तीसरा है कार्लविन। इनका मानना ये है कि पहले से जो भी एक्सपीरियंस लिया गया है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहलाता है। इट मीन्स कि पहले जो भी हमें एक्सपीरियंस वगैरह मिले होते हैं, एक्सपीरियंस मिलने के बिहाफ पर ही जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं उसी से ही वो ही कहलाता है अधिगम। तो ये परिभाषाएं वगैरह इसमें बताई गई हैं। तो इसी में ही 3 दृष्टिकोण बताए गए हैं सीखने के दृष्टिकोण, जिसमें 3 है। पहला है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, दूसरा है संज्ञानवादी दृष्टिकोण और तीसरा है संरचनावादी दृष्टिकोण। 3 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं। इसमें यह है कि सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, पहला पॉइंट यही है। सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, इसमें ये कहा गया था
सहचार्य सिद्धांत जिसे बोलते हैं, इस सिद्धांत को, जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ये जो सिद्धांत है उसको अधिगम का सहचार्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें 4 पॉइंट्स बताए गए थे एग्जाम्पल के रूप में, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए थे तो वो बताए गए हैं इसमें। पहला है उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया एक सिद्धांत है, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं इसमें। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है सक्रिय अनुमंडन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार। ये 4 प्रकार के इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए हैं, जिसके बिहाफ में ये बताया गया है कि अधिगम सीखने के दृष्टिकोण क्या क्या है। पहले पॉइंट में इसमें दे रखा है उद्दीपन अनुक्रिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया जिसके प्रतिपादक हैं E.L. थॉर्नडाइक। तो इनका मानना ये था कि जो सीखना है वो संबंध स्थापित करना है। एक प्रकार से देखा जाए, जो उद्दीपक है, उद्दीपक क्या होता है, सिचुएशन जिसे बोला जाता है। अनुक्रिया मतलब कि कोई हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो इसका संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि देखा जाए, संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, इंसान का जो दिमाग है वो करता है। जब कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा होता है तो उसके सामने एक स्पेशल जो सिचुएशन वो आती है, तो जिसकी वजह से वो उस काम को करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए, एक प्रकार से जो उद्दीपक है वो अनुक्रिया के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का मतलब ये होता है। तो सीखना जो है वो किस बिहाफ पर सीख सकता है इंसान, कि जब उसके सामने कुछ सिचुएशन आती है तो जिसकी वजह से वो काम करना स्टार्ट करता है, कोई एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करता है, कोई एक्टिविटी करता है, तो उसका मतलब उद्दीपक का जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है अनुक्रिया का। तो एक प्रकार से देखा जाए तो होता है सीखना संबंध स्थापित करना होता है। सेकंड पॉइंट है अनुकूलित अनुक्रिया। इसका मतलब ये होता है, इसमें ये बताया गया था, इसके जो प्रतिपादक है वो I.P. पवलोव है। उनका मानना ये है, हम इंसान जो है वो सीख किस प्रकार से जाता है, कैसे सीखता है इंसान, कि अगर उसके सामने कोई सिचुएशन आती है, अगर उसी सिचुएशन को अगर वो दोबारा आए तो उसी बिहाफ पे जो उनकी जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, तो इसका मतलब होता है वो जो व्यक्ति है वो सीख रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए, अनुकूलित अनुक्रिया क्या है, सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है, जो है सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। तो इसी बिहाफ पे देखा जाए, जो भी बिहेवियर होते हैं वो बिहेवियर पर डिपेंड, जो चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, जो चेंजेस आते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन जो हमारे सामने आई, सिचुएशन आने के बाद अगर वही सिचुएशन बार बार आती रही तो उसी के बिहाफ पे उस इंसान के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वो इंसान उसी बिहाफ पर सीखता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया वो होती है। तो अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में, I.P. पवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर घंटी बजाए, अगर कोई इंसान घंटी बजाए किसी कुत्ते के आगे और उसको खाना दिया जाए घंटी बजाने से और उसकी मुंह से लार टपकने लगे, तो इस बिहाफ पे उसे लगता है कि हाँ उसे भूख लगी है, तो वो आ जाएगा अपने पास। उस टाइम पे उसको उसके सामने अगर खाना रख दो तो उसको पता होगा कि हाँ घंटी बजाने से ही खाना मुझे मिलेगा। तो दोबारा से अगर ये एक्सपेरिमेंट फिर से किया जाए, फिर से उसके सामने घंटी बजाई जाए और हाथ में खाना रखा जाए, तो वो कुत्ते को पता होता है कि हाँ वो हमें खाना देगा। तो एक प्रकार से यही होता है कि सिचुएशन तो एक ही रहती है कि हाँ हमें उन्हें खाना देना है घंटी बजाकर, और वो कुत्ता समझ जाएगा कि हाँ मुझे खाना मिलना है। तो ये सिचुएशन के बाद जो उसका बिहेवियर था वो चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट किया गया था अनुकूलित अनुक्रिया में। अब तीसरा पॉइंट है सक्रिय अनुमंडन, जिनके प्रतिपादक हैं B.A. स्किनर। अब B.A. स्किनर का मानना क्या था? B.A. स्किनर का मानना ये था कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न जो सक्रियता है, जो क्रियाशीलता है, वो सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। कैसे? अब कोई इंसान कोई चीज़, हम किसी इंसान को सिखाते हैं कोई भी काम, अगर कोई भी चीज़ हम उस चीज़ को सिखाते हैं, तो वो इंसान अगर वो चीज़ करता है तो हम उसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ वो आगे और अच्छा कर सकता है। तो वो मोटिवेशन भी एक चीज़ होती है इंसान के लिए कि वो और अच्छा सीख सके। तो सीखने के लिए उत्तरदायी क्या है? जो उसकी अभिप्रेरणा है। तो इनका मानना ये था कि अगर उनको हम मोटिवेट करें सामने वाले को, तो वो और अच्छा कर सकता है और अच्छा सीख सकता है। तो सक्रिय अनुबंधन में ये आया है कि सक्रिय रूप से वो काम
कर सके, सही प्रकार से वो काम कर सके और आगे उनको अगर मोटिवेट किया जाए तो वो अच्छे से सीख सकता है। तो उनका मानना ये है। तो जो BA स्किनर, इनका मानना यही है कि अगर वो काम करता है सामने वाला और उसको प्रेरित किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, तो उसी बिहाफ पे वो और अच्छे से सीख सकता है। फोर्थ पॉइंट है व्यवस्थित व्यवहार। इनके प्रतिपादक हैं CL हल। इनका मानना ये था कि पुनर्बलक का सिद्धांत माना गया है इन्हें। पुनर्बलक क्या होता है? पुनर्बलक होता है एक प्रकार से हम किसी चीज़ को हम मोटिवेट करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूती प्रदान की जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए उसकी एक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको सिखाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो हम उसे पुरस्कार दे सकते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि हाँ उसको किस प्रकार के हम पुरस्कार दे रहे हैं, किस प्रकार से हम उसे गिफ्ट दे रहे हैं। तो उस बिहाफ पे वो सीखना और अच्छे से सीख सकेगा, वो उत्तेजित होगा इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं और अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो सीखना भी इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जो है वो अधिगम जो है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है कि आवश्यकता किस चीज़ की है इंसान को सीखने की, जो सीख सके ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। तो ये 4 पॉइंट्स बताए हुए हैं व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर, जिन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ बताई है उन्होंने कि सीखने की क्या दृष्टिकोण है कि इंसान किस प्रकार से सीख पाता है। अब दूसरा है सीखने का संज्ञानवादी दृष्टिकोण। इसमें यह बताया गया था कि इंसान की जो मेंटली स्ट्रक्चर है उस पे जोर दिया गया है। कैसे? क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जब व्यवहारवादी को अनदेखा कर दिया गया था, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अनदेखा कर दिया गया था इस चीज़ को, मानसिक संरचना पर, कि इंसान की मेंटालिटी कैसी है। मेंटालिटी मतलब कि जो इंसान का मेंटली जो माइंड है, माइंडसेट है, उस पर डिपेंड करता है हर चीज़। तो ये 1950 के दशक के अंत में ये विकास हुआ था इस चीज़ का। और ये सिद्धांत कंप्यूटर से प्रभावित है। कैसे? इसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो तुलना है वो दिमाग से की जाती है, मस्तिष्क से की जाती है। तो जैसे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हर इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर इन्फॉर्मेशन हम उसे संभाल के रख सकते हैं कंप्यूटर में। उसी प्रकार से हमारा दिमाग भी जो है वो भी, उसमें भी हम जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को संभाल के रख सकते हैं, उस पर संज्ञानात्मक कार्य कर सकते हैं और उसको अपनी जो हमारी जो स्मृति है उसमें भी रख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण में यह कहा गया था कि जो बिहेवियर में चेंजेस आते हैं ना, वो ही जो हमारे जो हमारा नॉलेज है उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो उसी बिहाफ पे हमारी जो व्यवहार है, हमारा जो बिहेवियर है, उसमें चेंजेस आएंगे। तो इसको जान लेते हैं कि क्या बताया गया था इसमें। पहला पॉइंट इसमें बता रखा है बाहरी उद्दीपकों की आवश्यकता। ज्ञान तो ज़रूरी है कि ज्ञान हर इंसान को मिलता ही मिलता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बाहरी जो हमारी सिचुएशंस होती हैं, बाहरी उद्दीपक, जो बाहरी हमारे जो एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी क्या सिचुएशन रही है। जब हम ज्ञान को संसाधित करते हैं तब हमारा पहले वाला जो ज्ञान हमें है वो प्रभावित करता है कि हमें पहले से कितनी नॉलेज हमें मिली हुई थी, तो वो उस पर डिपेंड होता है हमारा। वैसे तो ज्ञान हमें मिलता है बाहरी रूप से, देखा जाए तो बाहर से ही हमें ज्ञान मिलता है, ऐसे तो है नहीं कि हमारे अंदर ही हो। लेकिन अगर जो ज्ञान है हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, बाहरी उद्दीपक, बाहरी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम ज्ञान को संसाधित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो वो पहले हमें कितना ज्ञान मिला होता है वो भी इसको प्रभावित करता है। पहला पॉइंट ये बताया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है शिक्षण ज्ञान का हस्तांतरण। शिक्षण क्या होता है कि एजुकेशन जो हम देते हैं, टीचिंग वगैरह या एजुकेशन जिसे बोलते हैं, तो वो एक प्रकार से नॉलेज का हस्तांतरण है। मतलब कि इसको कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? देखा जाए अगर हम कि शिक्षण का काम क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य ही यही होता है कि वो शिक्षार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए, नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, और उसकी जो पुरानी नॉलेज है, पूर्व ज्ञान जो उसको मिला हुआ है शिक्षार्थी को, उसकी तरफ ले जाना इसका काम होता है। तो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में यही बताया गया है कि इंसान तभी सीख सकता है जब वो पुराने ज्ञान से इसको जोड़ दिया जाए। तो पुराना ज्ञान जब उसे होगा तो नए ज्ञान को उसको ग्रैस्प करने में, उसको जानने में आसानी होगी। तीसरा है शिक्षकों की भूमिका, कि कुछ रणनीतियाँ होती है, अच्छी ज़्यादा हाई क्वालिटी की जो नॉलेज होती है उसको, और कुछ मॉडल्स वगैरह को सीखने के लिए, और गलत अवधारणाएं वगैरह जो होती हैं, गलत चीज़ें जो होती हैं, उनको ठीक करने में शिक्षकों की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है।
कि शिक्षक ही होते हैं जो जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी जो होते हैं, उनकी जो भी परेशानी होती है उनको सुलझा सके, और उनकी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकाल सके, उनके लिए जो गलतफहमी है, जो उनको परेशानी है, उनका सामना वो कर सकें। तो वो शिक्षक की भूमिका ये देखी गई है इसमें। फोर्थ है शिक्षार्थियों की भूमिका ना के बराबर। शिक्षार्थियों की भूमिका तो ना के बराबर है ही इसमें। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण में जो साथी हैं उनके, जो बच्चा है जो सीखता है, उनके जितने भी साथी हैं उसकी भूमिका ना के बराबर होती है। क्यों? लेकिन कभी कभी वह सूचना उसको देने के लिए, वो सूचना के संसाधक के रूप में भी काम करते हैं, कि नॉलेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसी और के थ्रू। इंसान जो है वो नॉलेज गेन कैसे करता है? किसी और के थ्रू। तो उनके जितने भी साथी होते हैं, एक बच्चा कैसे सीखता है? अगर उसके आसपास जो उसके साथी होते हैं उसको बताए वो चीज़ें, तो उसी बिहाफ पे वो सीखते हैं। सूचना के संसाधक के रूप में साथी उनके जो है वो काम करते हैं। तीसरा पॉइंट है संरचनावादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार ये कहा गया है जो नॉलेज है हमारी वो बाहरी से नहीं मिलती। 3 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए थे इसमें। तो जो नॉलेज है वो बाहर से नहीं मिलती, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नॉलेज गेन करने में मदद करती है। इट मीन्स कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पता होती है वो चीज़ पहले से ही, कि हाँ हमें वो चीज़ हमें पता है कि हम किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। तो किसी बाहरी चीज़ को जानने के लिए हमारे अंदर जो हमें ज्ञान होता है वो भी होता है, वो आंतरिक पक्ष है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जो शारीरिक गठन है और सौंदर्य है उसको देखकर ही ये नहीं पता लगाया जा सकता कि कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है। तो इंसान की जो आंतरिक है कि अंदर कितनी नॉलेज बनी हुई है, कि इंसान कितनी चीज़ों को ग्रैस्प करता है, कितनी चीज़ों को छोड़ता जाता है, तो वो देखा जाता है। जो हमारा सीखना है वो हमारे आंतरिक दृष्टि पर, आंतरिक पक्ष का ज़्यादा सपोर्ट करता है किस भी हाफ पे। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखता है, उसे ज्ञान अर्जित करता है, फिर उसके बाद उसको संचित करता है। संचित मतलब इकट्ठा करता है अपने दिमाग में, और फिर उसको जो है टाइम टू टाइम, डेली टू डेली वो वर्क उस पर करता रहता है। नई नई चीज़ों का विस्तार, वो अपना नॉलेज का विस्तार करता रहता है। तो संरचनावादी दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि जो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत है उनका मानना यही है कि पहले जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है और नए ज्ञान या जिस ज्ञान को वह प्राप्त कर रहा होता है, तो उसके बाद वो नई नई चीज़ें उसको जोड़ता है, उसे नई नई चीज़ों को ग्रैस्प करता है या कुछ सीख रहा होता है, तो उसके बीच में वो एक्टिविटी होती रहती है उस बीच में, क्या वो नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। तो इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप ही वो जो है वो नॉलेज गेन करता है। तो संरचनावादी दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि हमारे अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं उसी के बिहाफ पे जो व्यक्ति है वो सीखता है। तो संरचनावादी दृष्टिकोण में ये बताया गया है। तो इसका पहला पॉइंट है दृष्टिकोण में ये होता है कि इसको संक्षेप में देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। पहला पॉइंट है ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से। सामाजिक रूप से जो व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत मत के अनुसार क्या क्या कहा गया है कि जो ज्ञान का निर्माण है, ज्ञान का जो नॉलेज है, नॉलेज कैसे गेन होती है कि वो इंसान की व्यक्ति पर डिपेंड करता है, विद्यार्थी पर डिपेंड करता है। जो अगर क्लास में देखा जाए, क्लास में कोई बच्चा है, कोई छात्र है, वो नॉलेज गेन कर रहा होता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितना नॉलेज गेन करता है। और सामाजिक संरचना का मतलब ये होता है कि ज्ञान का निर्माण सभी विद्यार्थियों पर डिपेंड करता है, सब लोग मिलकर ही ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान को जो है वो ज्ञान का निर्माण वो करते हैं। कैसे कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं हर एक व्यक्ति का। सामाजिक रूप से क्या होगा कि समाज में मतलब कि क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं, नई नई जो मेंटालिटी है वो नज़र निकल के आती है। तो सभी लोग मिलजुल के ही ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षण एक चुनौती है। व्यक्तिगत मत के अनुसार ये कहा गया था जो शिक्षण है एक प्रकार से चुनौती है देखा गया। शिक्षण मतलब जो एजुकेशन उनको मिलती है, छात्रों को मिलती है, वो एक प्रकार से चुनौती है कि एक संपूर्ण समझ की दिशा में कार्य करती है। मतलब कि जो शिक्षण है, एजुकेशन पर डिपेंड करता है कि इंसान को, जो छात्र है, छात्र को जो नॉलेज दी जा रही है, जो एजुकेशन दी जा रही है, वो उसका मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन का मतलब होता है उसको किस डायरेक्शन में भेजना है वो देखा जाता है कि अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा है बच्चा या बुरी चीज़ों की तरफ जा रहा है। बुरी चीज़ की तरफ जा रहा होता है तो वो एजुकेशन
एक चीज़ होती है जो उसे सही रास्ता दिखाती है, तो उसका मार्गदर्शन करना कहते हैं। दूसरी तरफ जो है सामाजिक संरचना के अनुसार ये कहा गया था जो एजुकेशन है वो छात्रों के साथ मिलकर ही ज्ञान का निर्माण करती है। जो शिक्षण है शिक्षार्थियों के साथ ही मिलकर ही ज्ञान का जो है वो निर्माण करती है। तो इसका मतलब ये होता है, ये पॉइंट्स बता रखे हैं कि संरचनावादी दृष्टिकोण में क्या बताया गया था। मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। व्यवहारवादी कि इंसान की जो बिहेवियर है उस पर डिपेंड होता है कि क्या दृष्टिकोण है, कि क्या कितना सीखा है उस इंसान ने, कि सीखने का दृष्टिकोण कि इंसान किस प्रकार से सीख सकता है। व्यवहारों पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उसके पास सिचुएशन होगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर चेंज होता है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में ये बताया गया है। दूसरा है संज्ञानवादी कि एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, बाहरी इन्वायरमेंट कैसा है उसका, तो बाहरी जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है, उसी के बिहाफ पर ही जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। संरचनावादी के मतलब कि इन दृष्टिकोण में ये बताया गया था, इनके लोगों की मेंटालिटी ये थी कि इंसान के अंदर देखा गया है, आंतरिक पक्ष में देखा गया है कि इंसान के अंदर कितनी नॉलेज है, वो कितनी गेन कर सकता है। क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट देखा जाए तो बॉडी स्ट्रक्चर को देख के तो कोई इंसान नहीं पता लगा जा सकता कि इंसान को कितनी नॉलेज मिली हुई है, तो वो इंसान के अंदर ही होता है, इंसान का माइंड कितना काम कर रहा होता है। तो ये 3 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए इसमें। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें आ सकता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं, और अधिगम को सीखने के लिए सीखने के जो 3 दृष्टिकोण है, विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन कीजिए। तो ये टॉपिक्स है पूरे, मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक इससे रिलेटेड बना रखी है इसकी वीडियो, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपका डाल दूंगी। दूसरा चीज़ है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, इसको शाब्दिक अर्थ के रूप में जान लेते हैं कि आलोचनात्मक चिंतन होता क्या है। आलोचना के साथ चिंतन करना। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ ये है किसी विषय पर आलोचना करते हैं। आलोचना मतलब कि हम किसी चीज़ पे हम रिव्यू देते हैं, आलोचना करते हैं मतलब कि हम पॉइंट ऑफ व्यू अपने बताते हैं। तो उसी के साथ ही उसकी जो विचार है उस पर विचार करना। चिंतन करना मतलब कि विचार करना। तो आलोचना के साथ विचार करना मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना, रिव्यू करना, एनालाइज करना उस चीज़ को, और उसके बाद ही अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो निकाल के बताना, उसको उस पर चिंतन करना, उस पर विचार करना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है पहले ये जान लेते हैं कि पहली इसकी विशेषता यही है कि व्यक्ति को दार्शनिक और वस्तु का विश्लेषण, मतलब कि ये व्यक्ति को दार्शनिक बनाता है और किसी भी वस्तु का विश्लेषण करने में उसकी भी मदद भी करता है। जो आलोचनात्मक चिंतन है कि किसी भी विषय या किसी वस्तु पर हम विश्लेषण करते हैं उस चीज़ का, तो उसको करने में भी वो मदद करता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है सत्य असत्य या सही गलत का चयन करने में भी सहायता करता है। चयन करने में मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकालते हैं कि हाँ अगर कोई विषय है, कोई भी टॉपिक ले लिया, उस पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं, पता होता है कि हाँ ये चीज़ गलत है या सही है। तो लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं तो उससे पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसको भी चूज़ करने में ये मदद करता है। थर्ड पॉइंट है सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। सटीक निर्णय मतलब कि सही निर्णय लेना, कि सही के क्या सही है क्या गलत है, व्यक्ति को सटीक निर्णय लेने में उसकी मदद करता है, ताकि जो उसका फ्यूचर है वो बर्बाद ना हो, फ्यूचर में सक्सेसफुल होने में वो आगे काम कर सके, सक्सेसफुल हो सके उसके आगे। तो फोर्थ पॉइंट है रचनात्मक गुणों का विकास। रचनात्मक गुणों का विकास मतलब कि व्यक्ति में रचनात्मक गुणों का विकास भी होता है। इसके साथ साथ मतलब कि रचनाएं वगैरह भी करने लगते हैं। रचनाएं मतलब कि नई नई चीज़ों को लाने लगते हैं, नई नई चीज़ों को सीखने लगते हैं इस चीज़ में, तो उनको स्किल्स मिलती हैं, उनको गुण मिलते हैं, उनको एबिलिटी इनकी इतनी बढ़ जाती है, उनका भी विकास करने में मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट है समाज को पूर्वाग्रह बनाने में मदद करता है। पूर्वाग्रह मतलब कि उनकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, उनकी जो मेंटालिटी है उनको चेंज करने में भी मदद करता है। समाज को पूर्वाग्रह बनाना मतलब कि समाज को पक्षपात बनाना, मतलब कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। तो इसी बिहाफ पे ये उसको आलोचनात्मक चिंतन ये भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। इसकी समाज को पूर्वाग्रह बनाने में भी ये भागीदारी निभाता है। समाज में जितनी भी इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने में भी ये मदद करता है। तो विशेषता ये बताई गई है।
अब आता है महत्व के बारे में। पहला है व्यक्तिगत गलतियों से बचने में मदद करता है। व्यक्तिगत गलती के मतलब कि कोई इंसान कोई गलती करता है तो उससे बचने में भी ये मदद करता है। कि जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो उसी बिहाफ पे अगर वो कोई बच्चा आर्टिकल लिखे, आर्टिकल लिखने में कोई गलती होती है तो उसको बचने में भी ये मदद करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ वो बच्चा सीखता है, अगर उसमें कोई गलती आती है तो शिक्षक वो चीज़ बताता है उसे कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो वो ठीक कर सकता है हैंड टू हैंड। तो वो गलतियों को ठीक करने में मदद कर सकता है, गलतियों से बचने में भी मदद कर सकता है। दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन है व्यक्ति के विकास में और व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति का विकास है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आलोचनात्मक चिंतन के एनालाइज करना, इस चीज़ को पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताना, कि ताकि वो भी उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो मेंटालिटी है और उनमें उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, उनका सोच विचार, वो सब पता लग सके। तीसरा पॉइंट है समस्या समाधान करने में मदद, कि उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है। ये किसी भी समस्या को ढूंढ निकालने में भी ये मदद कर सकता है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल के इसमें काम करते हैं। अगर कोई बच्चा है कुछ सीखता है तो मिलजुल के अगर इसमें कोई काम करते हैं तो उसमें सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को समझते हैं, इनके बीच में समझ भी जो होती है वो विकसित होती है। और फोर्थ है वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन और तार्किक चिंतन भी आलोचनात्मक चिंतन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। जो आलोचनात्मक चिंतन में भी है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी है निभाते हैं। अब इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका रही आलोचनात्मक चिंतन में? आलोचनात्मक चिंतन में होता है कि सही ढंग से कार्य और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित, क्योंकि ये होता है कि शिक्षक क्या करते हैं, उनको सही ढंग से कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं, और उनको अगर किसी चीज़ में परेशानियाँ आती है तो उनके ऊपर सवाल पूछने के लिए भी वो उनको निरंतर प्रयास प्रोत्साहित करते रहते हैं, उनको इनकरेज करते रहते हैं लगातार, ताकि वो भी क्वेश्चंस करें, पूछे, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकल सके। दूसरा पॉइंट है पूछताछ करने के लिए अवसर। पूछताछ मतलब कि एक प्रकार से शिक्षक जो होते हैं वो उनको पूछताछ करने में भी मदद करते हैं, ताकि वो जो विद्यार्थी है अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके, उसका जो विश्लेषण है वो कर सके, उसका मूल्यांकन भी कर सके। तीसरा पॉइंट है अंधविश्वासी संरचनाओं और प्रथाओं पर सवाल उठाने में मदद मिलती है। इट मीन्स कि जो अंधविश्वासी संरचना बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है अंधविश्वासों का, जो सामाजिक प्रथाएं वगैरह चलती आ रही है, उन पर सवाल उठाने में भी ये मदद करते हैं, ताकि उनमें ये विचार, उनकी जो मेंटालिटी है उसको सही करने में मदद करती है, ताकि वो ऐसी चीज़ों में जो है वो सवाल उठा सके। फोर्थ है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास। इसमें यह है कि आलोचनात्मक चिंतन में शिक्षक दूसरों के साथ कार्य करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो विद्यार्थी को उनके जो आत्मविश्वास है उनको बढ़ाने में भी मदद करते हैं शिक्षक। कैसे? दूसरों के साथ अगर वो कार्य करेंगे, लोग बच्चे जो होते हैं, बच्चे काम करने में वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने में भी शिक्षक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिफ्थ है वैकल्पिक समाधान ढूंढने में। वैकल्पिक समाधान मतलब कि कोई ऐसा विकल्प निकलना। वैकल्पिक किससे है कि विकल्प मतलब कि कोई रास्ता, मतलब कि ऐसा कोई विकल्प ढूंढना, कोई ऐसी नई नई चीज़ों को ढूंढना, नए नए रास्तों को ढूंढने में भी, ताकि जो है वो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, नए नए चीज़ें ढूंढ के निकालें, ताकि वो जो देश है खुद का भी वो विकास कर सके और जो देश और समाज दोनों का विकास कर सके। तो ये था आलोचनात्मक चिंतन के बारे में। क्या आलोचनात्मक चिंतन मतलब कि आलोचना के साथ चिंतन करना, कि उनके जो रिव्यूज़ हैं वो निकालना, एनालाइज करना और उसके बाद उस पर विचार करना, तो आलोचनात्मक चिंतन ये कहलाता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आ सकता है इसमें कि आलोचनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं और इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका रही है। इसमें घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि शिक्षकों की भूमिका बताइए आलोचनात्मक चिंतन में, आलोचनात्मक चिंतन से आप क्या समझते हैं। सृजनात्मक चिंतन अब आता है। आलोचनात्मक चिंतन बता दिया, अब आता है सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी घटना हो गई, उसके बारे में हम सोचते हैं, तो जो हमारा दिमाग है नई नई चीज़ों को, नए नए विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उसकी उत्पन्न विचारों को व्यवहारिक रूप देते हैं। व्यवहारिक रूप मतलब कि हम उसे अपनी जीवन में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको अपनी जो विचार है उसको, जो हमारा जो
हम उसको प्रैक्टिकली वर्क करते हैं उस चीज़ को। जैसे कि किसी भी घटना के बारे में हमने जाना, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार किया, तो उसी के बाद हमारे दिमाग में नई नई मेंटालिटी आती है, हमारे नई नई विचार हमारे उत्पन्न होते हैं हमारे दिमाग में, तो उसको हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, उसको उस पर हम, तो उसे बोला जाता है सृजनात्मक चिंतन। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता में सबसे पहला पॉइंट है नए और मूल विचारों का उत्पादन। सृजनात्मक चिंतन की विशेषता में क्या है कि नए नए विचार उत्पन्न होते हैं इसमें। विशेषता तो यही है, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन में क्या होता है, क्या किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो नए और मूल विचारों का, जो अनमोल होते हैं, मूल विचार मतलब कि वैल्यूएबल जो हमारी थिंकिंग है उसका उत्पादन होता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है सोचने का नया तरीका। एक प्रकार से जो है सृजनात्मक चिंतन जो है उसको सोचने का नए तरीके के रूप में भी देखा जाता है कि सोच जो हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो भी सोच उत्पन्न होती है, जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो एक प्रकार से नई तरीका उसमें देखा गया कि नई नई चीज़ें हमारे उत्पन्न होती है, तो नए तरीके के रूप में भी समझा जाता है। तीसरा पॉइंट है नवीनता के अलावा मौलिकता भी। नवीनता मतलब कि नयापन मतलब कि जो सोच विचार है, जो भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, नए नए आते हैं, तो उसके अलावा भी मौलिक रूप से भी मौलिकता भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। मौलिकता का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल जिसे बोला जाता है, कि मतलब कि नई नई चीज़ें तो इन्वॉल्व होती हैं उसमें, साथ साथ ओरिजिनल भी होती हैं कि हम उसको प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं इस चीज़ के लिए। तो एक प्रकार से ये भी एक विशेषता है कि नवीनता के अलावा मौलिकता भी सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। 3 विशेषताएं इसमें बताई गई हैं कि सृजनात्मक चिंतन होता क्या है। अब इसकी आती है प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन में सबसे पहले होती है तैयारी में क्या होता है कि सामग्री को इकट्ठा किया जाता है। हम कभी भी कुछ भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी टॉपिक ले लिया, कोई भी वस्तु ले ली, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, तो व्यक्ति समस्या का पहचान करता है सबसे पहले कि क्या समस्या उत्पन्न हुई है, और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, जितनी भी सामग्री होती है, उसको इकट्ठा करता है, ताकि जो है नए जो उसका समाधान खोज निकालने में मदद मिल सके। तो सामग्री को इकट्ठा किया जाता है पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है इनक्यूबुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि पिछले चरण में जितने भी हमने जानकारी इकट्ठी की होती है, तो उस पर विचार किया जाता है, तो उस पर उसका जो समाधान है खोज निकालने में उसको में मदद मिलती है, कि जो हमारी अचेतन रूप से विचारों को साथ लेकर नए तरीके से समाधान ढूंढने में शामिल है। इट मीन्स कि जो समाधान है, नए प्रकार से समाधान को सोचते हैं हम, विचार करते हैं हम अपने दिमाग में। इनक्यूबुलेशन का मतलब ही यही होता है कि पुरानी जितनी भी हमने जानकारी इकट्ठी की होती है, तो उसका समाधान खोजा जाता है इस चरण में, कि क्या समाधान, हम उसको किस प्रकार से उसके समाधान को खोजा जाए। तो हमारा जो दिमाग है उस पर विचार करने लगता है, नए नए विचारों को लेकर आता है, नए नए तरीके इन्वॉल्व करता है इसमें। तीसरा पॉइंट है प्रदीप्ति है। प्रदीप्ति का मतलब होता है इल्यूमिनेशन। इसमें ये होता है कि जो हमारी अस्पष्ट बात होती है, क्या हमें समझ में नहीं आता क्या चीज़ होती है, तो वो भी बातें हमारी जो होती है वो स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है। जो हमें विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे, तो अस्पष्ट बात भी हमारी जो होती है वो स्पष्ट होने लगती है। तीसरे चरण में ये बताया गया। चौथे चरण में होता है सत्यापन। सत्यापन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, वो सही है या गलत है, तो इस बिहाफ पर उस पर वेरीफाई किया जाता है, तो उस पर मूल्यांकन किया जाता है, समाधान जो है वो सही है या गलत है वो देखा जाता है। तो सत्यापन पहले चरण में जाएगा। क्यों? अगर वेरीफाई में ये होता है, वेरीफाई करने पर ये होता है कि अगर जो सॉल्यूशन है वो गलत निकल जाता है, तो गलत निकलने की वजह से जो हमारा मूल्यांकन है वो फिर से पहले चरण में पहुंच जाएगा, कि पहले से ये फिर से जानकारी को इकट्ठा किया जाएगा। तो इस सृजनात्मक चिंतन की पूरी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया में क्या है कि जो मटेरियल है उसको इकट्ठा किया जाता है, जो हमारे विचार हैं, जो सिचुएशन है, जो सामग्री है, उसको इकट्ठी की जाती है। दूसरे पॉइंट में समाधान खोजा जाता है। तीसरे पॉइंट में जो अस्पष्ट बातें होती हैं उसको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगती है, तो जो समाधान निकला है उसी का नाम ही प्रदीप्ति कहा जाता है। फोर्थ में वेरीफाई किया जाता है कि क्या समाधान सही है या गलत है, ये देखा जाता है इसमें, क्योंकि कभी भी कोई भी काम होता है तो उसमें सबसे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट में एक ही पॉइंट रह जाता है, वेरीफाई करना उस चीज़ का।
तो ये पूरा टॉपिक इसमें बताया गया है। अब आता है सृजनात्मकता का विकास। क्या बच्चों में सृजनात्मकता का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें बताया गया है पाठ्यक्रम संबंधी उपाय। छात्रों में जो है सृजनात्मक चिंतन का विकास कैसे कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम में चेंजेस कर सकते हैं कि उनकी जो गतिविधियां हैं और विचार हैं वो उससे परिपूर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे कि जो हमारी पुस्तक वगैरह है पाठ्यक्रम संबंधी, मतलब कि जो उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उनको नॉलेज गेन करने के लिए, उसमें चेंजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक टॉपिक को, हर एक तथ्य को वो उस पर विचार कर सके, उसको सोच सके, उसको प्रेरणा प्राप्त मिल सके, प्रदान की जा सके उसे। तो जो है इसमें पाठ्यक्रम में चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो नई नई चीज़ों को सोच सके अपने दिमाग में। दूसरा है खेल संबंधी गतिविधियाँ, क्योंकि खेलना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। खेलना बहुत बच्चों को पसंद होने की वजह से उनसे जो है वो खेलों के बारे में पूछ सकते हैं कि खेल वगैरह जो है उसके बारे में बात की जा सकती है, ताकि वो नए नए विचार अपने दिमाग में ला सकें, ताकि उनका जो शारीरिक और मस्तिष्क जो है मानसिक रूप से वो उनका जो दिमाग है वो भी तेज हो सके। तीसरा पॉइंट है सामूहिक कार्य, के बच्चों को हमेशा सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि जो सारे बच्चे हैं उनके ग्रुप में स्टडी होगी, उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाएंगे, तो ग्रुप में वर्क करने की वजह से उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो निकल के आते हैं, तो जिसकी वजह से उनका सृजनात्मकता का विकास होता है। फोर्थ पॉइंट है समायोजनोपी कार्य। योगी कार्य का मतलब ये होता है कि समाज से रिलेटेड कार्य उनको दी जाने चाहिए। ऐसे जो छात्रों को दिया जाना चाहिए ऐसे कार्य, ताकि वो समाज से कनेक्ट हों, समाज में जो टॉपिक्स वगैरह छिड़ते हैं, जैसे कि हो गया स्वच्छता से रिलेटेड, वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकाल के समाज में जागरूकता फैलाएं। तो इसके लिए उनको निरंतर प्रेरित करना चाहिए, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना चाहिए, उनको कुछ ऐसे वर्क देने चाहिए ताकि वो समाज के लिए काम कर सके, समाज की जो उपयोगिता के लिए वर्क कर सके। फिफ्थ पॉइंट है वाद विवाद प्रतियोगिता। सृजनात्मकता का विकास करने के लिए सबसे लास्ट पॉइंट है कि डिबेट कंपटीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि डिबेट कंपटीशन में होता है कि जो डिबेट बच्चे कर रहे होते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आते हैं डिबेट में सामने वाला कोई और कुछ और बोलता है, दूसरा वाला बच्चा कुछ और बोलता है, तो एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं ये चीज़ें, तो उनके जो विचार हैं, उनको नए नए जो तरीके हैं उनको जो है वो नज़र आते हैं। छात्रों में जो है इनकी जो क्षमता है उनका विकास होता है। अब आता है इसमें शिक्षकों की क्या भूमिका है कि सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षकों की क्या भूमिका है। वैसे तो देखा जाए तो हर राष्ट्र का यही कर्तव्य होता है कि वो सृजनशील बच्चों की जो पहचान करे और उसके बाद उसका सृजनात्मकता उनके अंदर उनका विकास करे। हर एक व्यक्ति, पूरा विश्व, पूरा राष्ट्र और हर एक व्यक्ति के विकास में एक नया निर्माण करती है क्या, सृजनात्मक चिंतन। क्यों? क्योंकि हर जो व्यक्ति है उसमें सृजनात्मक योग्यताएं होती हैं और उन्हें और प्रेरित किया जाए तो उन्हें और अच्छे से वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। और उनको अवसर ना प्रोवाइड किए जाएं, अगर इनके थ्रू, राष्ट्र के थ्रू, सरकार के थ्रू अगर उनको अवसर ना दिए जाए तो उनकी सृजनात्मकता का जो उनकी योग्यताएं हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो इसीलिए जो है वो माता पिता का भी इसमें रोल है, और यहाँ तक कि शिक्षकों का भी रोल है इसमें, और यहाँ तक कि समाज तक का रोल है कि बच्चों की जो सृजनात्मकता है उसका विकास किया जा सके। जो शिक्षक है उसका योगदान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें देखा जाए, क्योंकि विद्यार्थी जो है वो विद्यालय में जाकर ही सीखता है, और शिक्षक जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास वो शिक्षक ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग ही उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनकी परिस्थितियाँ उनके लिए सिचुएशंस ऐसी रखी जाती है शिक्षकों के द्वारा, उनके लिए एनवायरनमेंट ऐसा रखा जाता है ताकि वो जो है सृजनात्मकता का विकास कर सके। इसमें पहला पॉइंट इसमें बता रखा है कि शिक्षकों का सृजनशील होना, कि मतलब कि
बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए शिक्षकों का भी सृजनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक उनके अंदर सृजनशीलता नहीं होगी शिक्षकों में, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है शिक्षकों का सृजनशील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नवाचार लाएँ पढ़ाई में मतलब कि इनोवेशन लाए। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीक्स का इस्तेमाल किया जाए, और ताकि जो बच्चे हैं नई नई चीज़ों को सीख सकें। तो ये भी एक रीज़न है। दूसरी है कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास। कलात्मक प्रवृत्तियों का विकास क्या होता है? कलाकृति वगैरह होते हैं, चित्रकलाएं वगैरह जो बनाई जाती हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए उनको ज़्यादा प्रेरित किया जाए। डिबेट कंपटीशन हो जाता है, जैसे कि जो कहानी लेखन हो गया। कहानी लेखन मतलब कि जो हम कहानी वगैरह लिखते हैं, उनके लिए भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह रखे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी विद्यालय में आयोजन किया जाना चाहिए शिक्षकों द्वारा, ताकि जो उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो दिमाग है किस हद तक काम करता है, वो जान सकें। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में नवीन विचारों का समावेश। कि अध्यापकों का ये कर्तव्य होता है कि उनकी जो नए नए विचार हैं उनको ग्रहण करने में मदद करें, उनको सम्मान दें, ताकि जो उनकी मेंटालिटी है उन पर बात करें, उन पर विचार करें, और उनको समर्थन दें, उनको सम्मान दें, और उसके साथ साथ उनको प्रतिक्रिया करने की स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। प्रतिक्रिया मतलब कि नई नई एक्टिविटीज़ करने की भी उनको जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो उनकी सृजनशीलता है, वो सृजनात्मक चिंतन जो है वो उनका विकास हो सके। तो ये इसमें पूरा टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिया है कि अधिगम क्या है, इसकी परिभाषा भी बता दी, सीखने के दृष्टिकोण भी बता दी। ये पूरा टॉपिक मैंने एक पर्टिकुलर इसके टॉपिक के आंसर्स मैंने बता दिए हैं, वो वीडियो जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और ये मैंने ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो कि कौन सा टॉपिक क्या लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर पूरी वीडियो में कवर करा दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।